हेलो एवरीवन। बिहार प्राचीन बिहार के सेशन में हमने मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में पढ़ा था पिछले 2 लेक्चर में। तो हमने पिछले लेक्चर में जस्ट इसके लेक्चर में देखा था कि मगध साम्राज्य के विस्तार में, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में जो बिंबिसार है और प्लस उसका पुत्र अजातशत्रु अपना कितना योगदान दे पाता है और उनके वजह से मगध साम्राज्य का कितना विस्तार हो पाता है। हमने देखा था कि बिंबिसार किस तरीके से अपने साम्राज्य विस्तार हेतु वैवाहिक नीति को अपनाता है। अपनी सफल कूटनीति के कारण वह जो है मगध साम्राज्य को विस्तारित करने में बहुत ही सफल सिद्ध होता है और उसी के साम्राज्यवादी नीति को जो अजातशत्रु होता है, अजातशत्रु भी उसे आगे बढ़ाता है और उसने भी काफ़ी हद तक मगध साम्राज्य के विस्तार में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। उसी कड़ी में जब अजातशत्रु की मृत्यु हो जाती है और उसका उत्तराधिकारी उदयन होता है, तो उसी उदयन को आज हम देखेंगे कि मगध साम्राज्य में उदयन का कितना महत्वपूर्ण रोल रहा है। ठीक है, चूँकि 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु बौद्ध धर्म का प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में, या राजगिरी कर लीजिए, वर्तमान का राजगीर है तो ग्रीव्रज या राजगीर तत्कालीन, तो उस वहाँ पे ये जो है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कराता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो है उदयन उसका उत्तराधिकारी बनता है। ठीक है, उसी उदयन को हम पढ़ने वाले हैं 460 से 444 ईसा पूर्व, 460 से 444 ईसा पूर्व। ठीक है, तो 460 से 444 ईसा पूर्व उदयन का काल रहता है। ठीक है, साम्राज्य के क्षेत्रों में उत्तर और पश्चिम की ओर विस्तार के पश्चात अब राजगीर राजधानी के रूप में उपयुक्त नहीं दिख रहा था उसे। फिर क्या होता है कि अजातशत्रु को उदयन को ऐसा लगता है कि पाटलिपुत्र एक ऐसा जगह है जहाँ संचार की व्यवस्थाएं, यातायात की व्यवस्थाएं और व्यापार के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तत्पश्चात उसने राजधानी को परिवर्तित करके पाटलिपुत्र कर देता है। मगध का राजधानी अब पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है। अब चूँकि राजधानी होने के पश्चात उसका उत्कर्ष भी आरंभ हो जाता है। उदयन के उत्तराधिकारी के रूप में अगर बात करें तो उसके उत्तराधिकारी अत्यंत दुर्बल और अयोग्य होते हैं। रीज़न इसका ये है कि हर्यक वंश का अंतिम जो शासक नागदशक था, यानी कि उदयन का अंतिम पुत्र, तो ऐसा माना जाता है कि उदयन के जो 10 पुत्र हैं, 10 या 9 पुत्र थे, तो उसमें जो अंतिम पुत्र होता है नागदशक, तो नागदशक जो है हर्यक वंश का अंतिम शासक के रूप में देखा जाता है। अब ऐसा स्थिति क्यों आया कि हर्यक वंश का अंत हो गया? चूँकि हर्यक वंश के उदयन के मरने के पश्चात जो भी शासक होते हैं उनमें व्याप्त विलासिता, महत्वाकांक्षा की, साम्राज्य के प्रति महत्वाकांक्षा की जो है बड़े पैमाने पर अभाव और दूर दूर तक अपने साम्राज्य से कोई लगाव न होना, ये सभी कारण जो है, और साथ ही साथ चारों ओर भ्रष्टाचार और हर तरह की चीज़ें जो साम्राज्य में होनी चाहिए, जनता के प्रति स्नेह, ये सभी चीज़ें जो है
कमी देखने को मिलती है। इस कारण से वहाँ की प्रजा उससे तंग आकर उस शासन व्यवस्था का अंत कर दिया और अंतिम शासक नागरसक सिद्ध हुआ इस वंश का। इसके पश्चात अगला शासक शिशुनाग हुआ। शिशुनाग जो होता है, शिशुनाग, उसके बाद जो होता है अगला शासक शिशुनाग के होने के बाद फिर से राजधानी परिवर्तन होता है। शिशुनाग वैशाली का अपना राजधानी घोषित करता है, वैशाली को, मतलब मगध का राजधानी उसने वैशाली बनाया और मगध की राजधानी वैशाली स्थापित करने के बाद उसने मगध के सीमाओं का और अधिक विस्तार किया। उसकी सर्वश्रेष्ठ सफलता क्या थी? तो अवंती के राज्य पर विजय। अवंती को जीत लेने के बाद जो है दोनों राज्यों के मध्य लगभग 1 शताब्दी पुरानी प्रतिद्वंदिता खत्म हो गई। मतलब वर्षों से चली आ रही जो प्रतिद्वंदिता थी अवंती के साथ मगध का, वो खत्म हो गई। पुराण ये कहता है कि प्रघोत वंश की सेना नष्ट हो गई और अवंती का क्षेत्र मगध साम्राज्य में शामिल हो गया। ठीक है। शिशुनाग कालाशोक के अधीन वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कराता है। ठीक है। तो दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में होता है। पहला बौद्ध संगीति का आयोजन राजगीर में आपको अजातशत्रु के शासनकाल में होता है। बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन कालाशोक का शासनकाल अल्पकालीन रहता है। तत्पश्चात महापद्म नंद ने सत्ता पर अधिकार कर लिया। मतलब 344 ईसा पूर्व में देखा जाए तो महापद्म नंद जो है कालाशोक को अपदस्थ करके जो है सत्ता पर आसीन हो गया। महापद्म नंद को निम्न मूल का कहा जाता है, मगर वह एक महान विजेता और योग्य शासक था। मौर्यों के उत्कर्ष के पूर्व मगध साम्राज्य की सीमाओं का अगर सर्वाधिक विस्तार देखा जाए तो उसी ने किया। उसने एकराट की उपाधि धारण करी, कलिंग पर विजय प्राप्त की, कौशल में विद्रोह का दमन किया, है ना, और वहाँ अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया। ठीक है। और लगभग ये भी देखा जाता है कि उत्तरी कर्नाटक तक साम्राज्य का विस्तार कर लिया उसने। उसका अंतिम जो वंशज था घनानंद था, और घनानंद से संबंधित एक तथ्य है कि सिकंदर की जो सेना थी वो भारत पर आक्रमण करने से डर गई। उसकी सेना व्यास नदी को पार करने से ही डर गई, क्योंकि उसको पता लग गया कि घनानंद के पास जो भी शक्ति है, सैन्य शक्ति, वो बहुत ही आक्रामक है और मजबूत है। इसके वजह से सिकंदर का जो भारतीय अभियान था अधूरा ही रह गया। घनानंद से संबंधित एक और भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि जब जो चाणक्य था विष्णुगुप्त जिसको कहा जाता है, तो विष्णुगुप्त या चाणक्य या कौटिल्य जब उसके दरबार में थे तो उसने उनका अपमान कर दिया, और अपमान के बदले उन्होंने सौगंध खाई, शपथ ली कि जब तक मैं इस अपमान का बदला न ले लूँ, तुम्हारे साम्राज्य का विनाश न कर दूँ, तब तक मैं चैन से नहीं रहूँगा। इसी से संबंधित एक इंसिडेंट होता है कि एक छोटा सा बालक जो मवेशियों को चराने के लिए मतलब जो बच्चे होते हैं ना, जैसे बहुत सारे बकरी, गाय, भैंस ये सब चरा दी जाती हैं, तो वहाँ एक लड़का होता है जो कि सारे लड़कों को, जो भी उसके आसपास जो भी उसके मित्र थे, सारे लड़कों को इकट्ठा करके एक राजकिलम नामक खेल खेल रहा था। और उस राजकिलम खेल में जो राजा का रोल था वो छोटा सा बालक कर रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य की दृष्टि उस बालक पर पड़ी और उन्होंने बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व किया। वो कहा जाता है ना कि सही सोने की पहचान एक बेहतर जौहरी कर सकता है।
अगर जिसकी दृष्टि सूक्ष्म नहीं हो, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करने का पावर नहीं हो, तो ऑब्वियसली वो उस चीज़ से विमुख हो जाता है। ऊपर से सब चीज़ देख के तय नहीं किया जा सकता कि आप ऊपर से सब कुछ देख के उसका अनुमान लगा लिए। उससे देखने के लिए एक योग्य व्यक्ति ही इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकता है, जो बहुत महारत हासिल करा हो। किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, ऊपर से उसके इंटरनल चीज़ों को देख लेना एक छोटा मोटा काम नहीं है। तो चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि बाद में जो चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से फेमस होता है, वही छोटा सा लड़का होता है, जिस लड़के को जो कौटिल्य ने खरीद के 1000 दिनार से अधिक में, शायद में भी, तो दिनार दे के उसको खरीद के कौटिल्य जो है लाते हैं और उसे गुरुकुल में शिक्षा देते हैं, सारी चीज़ों की शिक्षा देते हैं, धर्मशास्त्र से लेकर अस्त्र शस्त्र की सारी विद्याएं देते हैं, और वो उतना उस पराकाष्ठा पर उसको पहुंचा देते हैं जो एक महत्वाकांक्षी शासक के अंदर मौजूद होता है। और जब वही लड़का उस सारी विद्याओं में प्रांगत हासिल कर लेता है, तो घनानंद का वध वही करता है, घनानंद को वही पराजित करता है, और इस तरीके से घनानंद के साम्राज्य का अंत हो जाता है। एक सही आदमी जब ठान लेता है ना किसी चीज़ को, कि चाहे जो भी हो, चाहे मेरी ज़िंदगी की अंतिम सांस तक जो है चलती रहे, फिर भी हम उसे करके ले, क्योंकि हम उसी के लिए बने हैं, तो शायद मतलब कोई नहीं रोक सकता। बहुत अच्छी अच्छी लाइनें हैं जिसे ऑब्जर्व हम दूसरे चीज़ों में कर देते हैं, दूसरे फालतू की चीज़ों में कर देते हैं, कि अगर किसी चीज़ को, बहुत अच्छी लाइन है, लेकिन हम इसे गलत वे में लेके चले जाते हैं कि अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। ये बहुत अच्छी लाइन है, लेकिन आजकल के जो इसका यूज हो रहा है वो आप समझ सकते हैं। तो ये बहुत मतलब एक ऑब्जर्वेशन का काम है कि आप कितना और कितने पॉजिटिव वे में लेते हैं और किस तरीके से लेते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। उसके बाद जो है घनानंद का अंतिम जो है शासन वहीं पे ख़त्म होता है। नंद वंश के जो भी शासन व्यवस्था है, अब ये पूरा का पूरा चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकार के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, और मौर्य वंश की सत्ता जो है स्थापित हो जाती है। तो इस तरीके से मगध के उत्कर्ष के कई कारण थे। इस क्षेत्र में लोहे की अनेक खानें थीं, जिसके वजह से हथियारों के निर्माण में काफ़ी सहायता मिली, और यहाँ नए नए अस्त्र शस्त्र का विकास भी हो रहा था। महाशिलाकंटक, रथ, मूसल, ये सभी उस समय के बहुत मतलब अच्छे ढंग के हथियार माने जाते थे, उपयोगी माने जाते थे। मगध का राज्य जो था, मगध राज्य मध्य गंगे घाटी के केंद्र में था। इस दृष्टिकोण से भी बहुत ज़्यादा फायदा था। क्यों? क्योंकि अत्यधिक उर्वर और समृद्ध होने के नाते यहाँ कृषि जो व्यवस्था थी बहुत संपन्न थी, और कृषि व्यवस्था संपन्न होने के कारण शासक वर्ग आर्थिक संसाधनों की प्राप्ति आसानी से कर लेते थे। ठीक है, आर्थिक संसाधनों की पूर्ति आसानी से कर लेते थे, जो साम्राज्य विस्तार के लिए अनिवार्य, जो मतलब एक बेहतर भी है। इस क्षेत्र में व्यापार भी समृद्ध अवस्था में था, इस कारण अतिरिक्त आर्थिक संसाधन भी उपलब्ध थे। मगध क्षेत्र में हाथी की प्रचुर मात्रा भी थी, और इसके वजह से विरोधी जो शासक थे उनके दुर्गों और नगरों पर अधिकार करना आसान नहीं था। ठीक है, जो विरोधी थे, और इन लोगों को दूसरे पर अधिकार करना इन लोगों के लिए आसान था। तो मगध की दोनों राजधानियां जो थी, एक तरीके से राजगीर और पाटलिपुत्र, अत्यंत सुरक्षित और सुदृढ़ थी। राजगीर जो था वो 5 पहाड़ियों से घिरा था, जिसके प्रवेश मार्ग मजबूत किलेबंदी के द्वारा सुरक्षित थे, और पाटलिपुत्र 4 नदियों से घिरा सुरक्षित जल दुर्ग था, जिस पर विजय आसान नहीं था।
इतना मतलब चारों ओर अगर जल क्षेत्र हो तो थोड़ी सी कठिनाई तो हो ही जाती है, दुर्ग। इन सब के अतिरिक्त जो था मगध में ऐसे योग्य और महत्वाकांक्षी शासक के उनके योगदान को कभी इस भुलाया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने अदम्य उत्साह और शौर्य से साम्राज्य के विस्तार को और संभव बना दिया। ठीक है, तो इस तरीके से मगध साम्राज्य में पूरे के पूरे इन 2 कड़ी 3 कड़ी में हमने देखा कि हर्यक वंश का कितना योगदान रहा। इस पर अगर प्रश्न आता है कि मगध साम्राज्य में हर्यक वंश के महत्वपूर्ण योगदानों का उल्लेख करें या चर्चा करें, तो हम इन सारे बिंदुओं को आसानी से पॉइंट करके लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में अगर प्रश्न बनते हैं तो भी हम आसानी से टेकअप कर सकते हैं। तो कुल मिला के हर्यक वंश की कड़ी यहीं ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कड़ी पसंद आएगी, और इसके पश्चात मौर्य साम्राज्य को हम पढ़ने वाले हैं। फिर उसी तरीके से पढ़ने वाले हैं कि मौर्य साम्राज्य किस तरीके से आगे की जो है इसकी रूपरेखा तय करेगी, इसके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक ढांचा क्या होगा और कितना ये विस्तार करने में सक्षम हो पाएगी। तो मौर्य साम्राज्य की अगली कड़ी में हम देखेंगे। तो चीज़ें आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ 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 आप जो है एक बार सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर भी करिए, क्योंकि इस चीज़ को आप समझ रहे हैं कि एक मन एजुकेशन सेक्टर की कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे हमें सीख मिलता है तो वो हमारे जीवन के लिए है, और फालतू की चीज़ें हम बहुत देख लेते हैं, उसे स्प्रेड भी करते हैं। तो वो जो है ना जाने क्यों हम ऐसा करते हैं, हमारी इंसानी फितरत में ऐसा है। लेकिन हम इसके पीछे एक व्यक्ति कितना मेहनत करके आप तक पहुंचा रहा है, जो पहले कॉस्टली था आज फ्री प्रोवाइड हो रहा है, तो इसके प्रति भी आपका एक आभार होना चाहिए। धन्यवाद।